नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी हिंदी और एनटीए नेट हिंदी से संबंधित हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर धीरे धीरे हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। हम टीजीटी पीजीटी हिंदी EMRS और D++ के पाठ्यक्रम के अनुसार हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो EMRS के अंतर्गत तो हमें पाठ्यक्रम मिला हुआ है, एक उन्होंने अपना पाठ्यक्रम दिया हुआ है, उन्हीं एक एक टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। रही बात D++ के हमने पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके एक पाठ्यक्रम बनाया हुआ है और उन्हीं टॉपिक को EMRS और D++ के पाठ्यक्रम में अधिक अंतर नहीं है। UGC और NTA नेट के अनुसार हम अपने पाठ्यक्रम को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि TGT PGT परीक्षाओं में UGC नेट को फॉलो करता है। जैसे देखा गया है पिछले सालों के प्रश्न पत्र के आधार पर हमने देखा है कि अधिकतर जो प्रश्न पूछे जाते हैं UGC नेट के अनुसार ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसलिए हमें UGC नेट के पुराने प्रश्न पत्रों और नए पाठ्यक्रम को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। पुराने पैटर्न और नए पैटर्न को दोनों को बैलेंस बनाते हुए अपने पाठ्यक्रम की तैयारी धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए करनी है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 पर। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है? तो सही आंसर हो जाएगा मागधी अपभ्रंश से। भाषा हिंदी भाषा का विकास और उनकी बोलियां उपबोलियां मैंने अच्छे से कराई गई है कि किस अपभ्रंश से कौन सी उपभाषा निकल कर आई, उनमें से कौन सी उपबोलियां निकल कर आई। ये टॉपिक मैंने अच्छे से कराया हुआ है। आप पीछे की क्लास में जा कर के या प्लेलिस्ट में जाकर भाषा विज्ञान संबंधी सभी क्लासेस को देख सकते हो, आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो कीर्तिलता रचना है अपभ्रंश भाषा की। आपके माइंड में अवहट भाषा भी आएगी, लेकिन ऑप्शन में अगर दोनों हो तो हम अपभ्रंश भाषा को प्योरिटी देंगे, क्योंकि जो अवहट जो भाषा रही है कई विद्वानों ने उनको यह भाषा न मानकर इन्होंने अपभ्रंश का पूर्ववर्ती रूप ही माना है। तो इसलिए इसका आंसर अपभ्रंश भाषा ही होगी। कई विद्यापति ने अपनी जो कीर्तिलता और कीर्तिपता की जो रचना की है उसमें उस भाषा को अवहट कहा है। अपभ्रंश भाषा को ही उन्होंने अवहट नाम दिया है, न कि हम आंसर में ये कह सकते हैं कि उन्होंने अवहट में रचना की। तो बिल्कुल एक एक चीज़ मैंने जो भाषा विज्ञान का टॉपिक है उसके अंतर्गत बिल्कुल कन्फ्यूजन क्लियर करते हुए समझा रखा है, तो आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया? ये मैंने अभी हाल ही में ये टॉपिक कराया था। हिंदी की संवैधानिक स्थिति उसमें हमने पढ़ा था 343। जो 343 अनुच्छेद है उसके अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 50 क्वेश्चन है भाई, थोड़ी जल्दी कर लेंगे। एक्सप्लेनेशन थोड़ा क्वेश्चनों में कम करूँगी, क्योंकि हमारे जो पिछले सालों के प्रश्न पत्रों का करने का उद्देश्य यही है कि हमें इससे ये पता चल जाता है कि कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, क्या हम जो पाठ्यक्रम कर रहे हैं कि उनके अनुसार प्रश्न पूछे भी जाते हैं या नहीं। तो इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा की रचना की? आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा अब्दुल रहमान ने अवहट भाषा में रचना की। बढ़ते हैं आगे। उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार करने का श्रेय रामानंद जी को प्राप्त है। कहा भी गया, इनके एक पंक्ति भी महत्वपूर्ण है। द्रविड़ उपजे लाए रामानंद, मरगद किया कबीर ने एक दीप नौखंड, कुछ इस तरह की पंक्ति है। तो इसमें ये कहा है कि रामानंद जी भक्ति को दक्षिण भारत में जो भक्ति उपजी थी उसको उत्तर भारत में कौन लेकर के आए? रामानंद जी। तो इस पंक्ति का आशय ये है। तो बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है। मैंने ये आपको सहजोबाई से संबंधित जब समझा रही थी तो उसी समय मैंने बता दिया था कि ये इस तरह का भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है। तो देखो प्रश्न हमारे सामने ही है। तो सहजोबाई जी हैं वो ज्ञानाश्री शाखा की रचनाकार हैं। भक्ति काल के अंतर्गत ज्ञानाश्री शाखा की ये रचनाकार है। बढ़ते हैं आगे। ये भी पूछ सकते हैं किस काल की कवित्री है, तो भक्ति काल की है। उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार कौन है। उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार है रूप गोस्वामी जी। रूप गोस्वामी जी के रचनाकार है। बढ़ते हैं आगे। चंदायन किस कवि की रचना है। चंदायन आपको पता ही है, महत्वपूर्ण रचना है मुल्ला दाऊद जी की। बढ़ते हैं आगे। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार मद्रास की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की है। छायावाद राष्ट्रीय संस्कृति जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। छायावाद का सीधा संबंध संविधानता आंदोलन से है। इनमें से आगे टाइपिंग नहीं हुई भाई, इनमें से ये पूछा हुआ है कि कौन सा कथन सही है। इनमें से दोनों सही है या कोई भी सही नहीं है। ये एक बार ऑप्शन देखकर हम समझ सकते हैं। दोबारा से एक बार पढ़ लेते हैं। छायावाद राष्ट्रीय संस्कृति जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत तो नहीं कह सकते भाई, काव्यात्मक अभिव्यक्ति है संस्कृति जागरण की, ये सही है वैसे ये क्वेश्चन। लेकिन देख लेते हैं दूसरा भी। छायावाद का सीधा संबंध स्वाधीनता से है। स्वाधीनता से संबंध है लेकिन सीधा संबंध तो हम नहीं कह सकते। तो दोनों में थोड़ी थोड़ी मतलब दोनों वैसे सही है लेकिन कुछ है। ऑप्शन देख लेते हैं हम किसके अनुसार हम आंसर करेंगे। ए और ब दोनों सही है। ये ए गलत है, ब सही है। ए पूर्णतः और ब असंगत सही है। ए और ब दोनों हाँ, ये आंसर हमारा हो जाएगा। ए और ब दोनों असंगत सही है क्योंकि इनमें दी गई है कि छायावाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। ये है छायावाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति मानी गई है। छायावाद का सीधा संबंध संविधानता आंदोलन से है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ब। बढ़ते हैं आगे। हिंदी भाषा के मानवीकरण का सर्वश्रेष्ठ प्रयास किस पत्रिका में किया गया। तो हिंदी भाषा का मानवीकरण सर्वश्रेष्ठ प्रयास किस पत्रिका में किया, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा सरस्वती पत्रिका में। हिंदी भाषा का मानकीकरण का सर्वश्रेष्ठ हिंदी भाषा का मानकीकरण का प्रयास किया गया इस पत्रिका में, क्योंकि सबसे पहले जब हिंदी भाषा का विकास दयानंद जी सरस्वती ने की थी तो इन्हीं पत्रिका के अनुसार उन्होंने हिंदी भाषा को आगे बढ़ाया था, जनमानस तक पहुंचाया था। इसलिए उनके मानकीकरण का प्रयास इन्होंने किससे किया, सरस्वती पत्रिका से। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। अनुभूति की प्रामाणिकता नई कहानी आंदोलन का प्रमुख आग्रह था। इस आंदोलन का आरंभ व्यक्ति केंद्रित कहानी के विरोध में हुआ था। इसमें सही आंसर हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं। अनुभूति की प्रामाणिकता नई कहानी आंदोलन का प्रमुख आग्रह था, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा देख लेते हैं। एक बार आप 2 बार क्वेश्चनों को पढ़ने की समझने की कोशिश किया करो। इस आंदोलन का आरंभ व्यक्ति केंद्रित कहानी के विरोध में हुआ, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा हमारा। ये दूसरा विरोध में नहीं हुआ था। तो आंसर देख लेते हैं हम। अ और ब दोनों सही है। ए संयत और ब पूर्णतः सही है, ये भी गलत। और ए सही है और ब गलत, यानी हमारा आंसर यही हो जाएगा सी। बढ़ते आगे। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। इनमें से कौन सी पूर्वी हिंदी की नहीं है।
आपको पता ही है, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी, तीनों पूर्वी हिंदी की है। सही आंसर हो जाएगा मालवी। कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता है? तो कल्पना पत्रिका का जो प्रकाशन है वो इलाहाबाद से होता है। आप ट्रिक के अनुसार याद कर सकते हो। ये और किन्होंने किया? नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। और देख लेते हैं कि अगर ट्रिक बनाना चाहो तो तीनों याद हो जाएंगे कि नंद कल्पना में कहाँ गया? इलाहाबाद। इलाहाबाद यानी कि नंद कल्पना में इलाहाबाद गए। नंद किशोर वाजपेयी। बढ़ते हैं आगे। माध्यम पत्रिका का संपादक कौन है? तो माध्यम पत्रिका, ये भाई इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, माध्यम नहीं है, ये कल्पना ही है। कल्पना पत्रिका का संपादक कौन है? नंद किशोर नवल सिंह जो है। नंद कल्पना में कहाँ गए? इलाहाबाद नहीं गए। नंद किशोर वाजपेयी नहीं है, नंद किशोर नवल है। ये मैंने तो पीछे मिस्टेक से बोल दिया था भाई, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो चीज़ों को। रेखा चित्र और संस्मरण के बीच की विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म है। ये दोनों परस्पर अंतर्मुखी हो जाते हैं। तो ये किस प्रकार का कथन है? क्योंकि नेट की परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों सही है। रेखा चित्र और संस्मरण के बीच विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म। हाँ, क्योंकि जो हमने रेखा चित्र और संस्मरण पढ़े थे उसमें महादेवी जी के जो कई जो रचनाएं देखी थी, पढ़ी थी, तो उनको संस्मरण और रेखा चित्र दोनों की श्रेणी में रखा गया था। तो इसीलिए कहना हमें सही होगा कि इनके अंतर्गत जो विभाजक रेखा है वो बहुत सूक्ष्म है, यानी कि बहुत कम है, ज़्यादा अंतर नहीं है। ये दोनों परस्पर अंतर्मुख हो जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो इसलिए आंसर हमारा ब हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। दोनों सही है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित भाषाओं के विकास का सही अनुक्रम बताइए। इनमें भाषाओं का विकास आप लोगों ने पढ़ ही रखा है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी कहाँ है? ये ऑप्शन देख लेते हैं। तो सी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी बी हो जाएगा हमारा आंसर। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कवियों का सही काल का अनुक्रम बताइए। इनमें से कवियों का सही काल का अनुक्रम बताना है हमें। सबसे पहले कौन आएगा? सरहप्पा अपभ्रंश भाषा के कवि रहे हैं ये। फिर गोरखनाथ आएगा, फिर हेमचंद्र आएगा, फिर सोमप्रभु। सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। बढ़ते हैं आगे। थोड़ा जल्दी क्वेश्चनों को कर लेते हैं। किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की? पशु पक्षियों पर किन्होंने की? महादेवी जी ने पशु पक्षियों पर एक जो रचना है मेरा परिवार, उसके अंतर्गत उन्होंने पशु पक्षियों का वर्णन किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन कवियों में सही कालक्रम का निर्देश दीजिए कि सही कालक्रम अनुसार किस प्रकार हम रख सकते हैं। तो ये रीति काव्यधारा के जो कवि रहे, रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि रहे हैं। सबसे पहले केशव आएगा, फिर चिंतामणि, फिर पद्माकर, फिर मतीराम। बढ़ते हैं आगे। क्योंकि कई विद्वानों ने केशव दास को रीतिकाल का न मानकर भक्ति काल का कवि भी माना है। तो ये हम रीतिकाल को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे जब कर लेंगे। सही अनुक्रम बताइए। इसमें भी सही अनुक्रम पूछा हुआ है। पल्लव, सबसे पहले पल्लव, गुंजन, युगांत और युगवाणी। ये पंत जी की रचनाएं है, ये इसके अनुसार चलेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेठ बांकेमल किसकी रचना है? इनमें से जो रचनाकार है सेठ बांकेमल अमृतलाल नागर जी की रचना है। वारेन हेस्टिंग का सांड कहानी के रचना किसने की? तो ये इसकी कहानी के रचना की उदय प्रकाश जी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदी नाटकों में रंगमंच में यशगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सत्यदेव दुबे ने। बढ़ते हैं आगे। नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मुर्दुल अर्ध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघावन बीच गुलाबी संग। यह जो
पंक्तियाँ हैं, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अलंकार पूछा हुआ है इन पंक्तियों में, तो इन पंक्तियों में अलंकार हो जाएगा हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार, जिसमें मानो खिल रहा, मतलब इसमें क्या पूछा है कि नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा खुद मृदल अध खुला अंग। तो यानी कि इसमें जो बिजली का फूल जिसमें जो त्यों आ जाए तो वे कौन सा अलंकार होता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित आचार्यों के बीच सही काल का अनुक्रम का निर्देश दीजिए। इसमें भी कालक्रम पूछा हुआ है आचार्यों का, तो देख लेते हैं हम। सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा हमारा सबसे पहले आएगा, इसमें से देख लेंगे भरत मुनि जी आएंगे सबसे पहले, क्योंकि भरत मुनि किस सदी के कवि रहे हैं। भरत मुनि दूसरी तीसरी सदी के कवि रहे हैं। फिर भामा आएंगे, ये 6ठी शताब्दी के। फिर कुंतक आएंगे, कुंतक का समय है 10वीं 11वीं। फिर गजानन जी आएंगे, तो इनका है 17वीं शताब्दी। तो इस तरह हमें देख लेते हैं, सही आंसर हो जाएगा हमारा डी। पहले भरत मुनि, भामा, कुंतक और जगन्नाथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कीर्ति कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है। इसमें भी हमें यही पूछा हुआ है कि इन रचनाओं में से कौन सी रचना पहले आई थी। तो देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं हम वरदान, गबन, कंकाल और चित्रलेखा भगवती जी की है। वरदान प्रेमचंद जी का है, फिर ये भी प्रेमचंद जी की है। कंकाल किन का है, किन की है भाई कंकाल रचना? ये जयशंकर प्रसाद जी की है, जो कि 1929 में लिखा गया एक नाटक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रचना कालक्रम के अनुसार सही निर्देश दीजिए। इसमें भी कालक्रम पूछा हुआ है, तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ए, दिनकर जी। दिनकर जी का समय कितना है 1908 ईस्वी। फिर आएंगे हमारे बच्चन जी, फिर अज्ञे जी 1911 में, फिर मुक्तिबोध 1917 में। इस प्रकार हमने देखा। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में कीर्ति कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है। इसमें भी कालक्रम के अनुसार पूछा हुआ है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ये पंत जी की रचनाएं है, वीणा, ग्राम्य, लोकायतन और कला और बूढ़ा चांद। उसके बाद आएगा इसमें भी सही क्रम पूछा हुआ है, तो देख लेते हैं सही। एक बार ऑप्शनों को पढ़ लेते हैं अच्छे से। इनमें हमारा आंसर हो जाएगा सुखमय जीवन सबसे पहले आएगा, दो बांके, शरणार्थी और ठुमरी। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही कालक्रम अनुसार। कालक्रम से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं NTA नेट के अंदर। तो दादू, कबीरदास, सुंदरदास और मुल्कदास, 1 2 तो TGT PGT के अंतर्गत भी पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए हमें करना ज़रूरी हो जाता है। और इनमें से जैसे इस एक 1 लाइनर के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जैसे ये पूछ ले कबीरदास जी का जन्म कब हुआ, दादू का, तो हम कालक्रम अनुसार अगर हम प्रश्नों को करेंगे तो एक प्रश्न में से हमें 4 आंसर मिल जाएंगे, 4 प्रश्न कर सकेंगे। तो इसलिए देख सकते हैं तो कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था भाई, 1398 ईस्वी में इनका जन्म माना गया है। फिर उसके बाद दादू 1544 ईस्वी में, फिर आएगा मुल्कदास 1559 में, फिर सुंदरदास 79 में, 79 मुल्कदास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और कवियों को सम्मिलित कीजिए। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, देख लेते हैं। नचैया बिच नदिया डूबती जाए, जो ये पंक्ति है ये किसकी है? आगे देख लेते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये किन की है? गुरु सुआ देई पंथ दिखावा, और तबलक की जीवो भलो दियो होए न धीम, ये पंक्तियाँ किन की है? तो ये देख लेते हैं। हमारा सही आंसर इसमें हो जाएगा बी,
क्योंकि देख नैया बीच नदिया डूबी जाए, ये किन की है? ये कबीरदास जी की पंक्ति है, आपको पता ही होगा। और अजगर करे न चाकरी, ये मुल्कदास की इम्पोर्टेंट पंक्ति है, ये कई बार परीक्षा में पूछी गई है। गुरु शुआ जय पंथ दिखावा, ये पंक्ति है जयसी जी की। और उसके बाद एक जो रह गई हमारी, वो है रहीम जी की पंक्ति। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें भी सुमेलित करना है, तो देख लेते हैं किस सूफी कवियों की कौन सी रचना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मृगावती। मृगावती के रचनाकार कौन है? कुतुम्बन जी हैं इनके रचनाकार। और मधुमालती के मंजन है। इसके बाद चंदायन चंदायन मुल्ला दाऊद और अखरावट जयसी की जो रचना है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समय, इनमें भी रचनाओं और रचनाकारों का नाम सुमेलित करना है। तो समय किन की रचना है? समय है ये रचना और रचनाकार नहीं है, ये हमारे है अध्याय के नाम और रचनाकारों को सुमेलित कि किसने अपनी रचना को क्या नाम दिया है। जैसे किस खंड में लिखा है, अध्याय को नाम क्या दिया है, कि जैसे पृथ्वीराज रासो को समय कहा गया, कांड कहा गया, या खंड कहा गया, या सर्ग कहा गया। इस प्रकार जो प्रमुख जो महाकाव्य हुए वे किस खंड, उनके अध्याय का क्या नाम रहा, तो ये प्रश्न पूछा गया है। मैंने नीचे ऑप्शनों को नहीं देखा, ऐसे ही दे दिया कि ये रचना ही है। तो ये समय जब मैंने देखा तो समझ आई चीज़ें। तो देख लेते हैं, गलतियाँ हो जाती है। इसी प्रकार हम जल्दी परीक्षा में भी गलतियाँ कर लेते हैं, ऑप्शनों को नहीं देखते अच्छे से, और ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये समझ लेते कि हाँ ये तो हमें आता है, लेकिन है में नहीं, है में सुमेलित, उसमें असत्य में सत्य में, इस प्रकार छोटी मिस्टेक से हमारे एक नंबर के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। हमें बिल्कुल गलत नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के साथ एग्ज़ाम होगा, और बिल्कुल ध्यान से चीज़ों को पढ़ते हुए चलना है। तो देख लेते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, इसमें क्या आंसर हो जाएगा हमारा? समय। समय किस के में कहा है? पृथ्वीराज रासो के जो लिखे गए पद या खंडों को, उनको क्या कहा गया? समय कहा, नाम दिया। फिर आएगा कांड। कांड किसकी रचना, कौन सी रचना के अंतर्गत शामिल है? तो कांड कहा गया रामचरितमानस जी की जो रचनाओं में जो लिखा गया, उनको किस में बांटा गया? कांडों में। और खंड नाम दिया पद्मावत की रचना में, और सर्ग नाम दिया, सर्ग रह गया हमारा साकेत में। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा समय ए का 4, इनमें से एक ही ऑप्शन है। देख लेते हैं, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित ग्रंथों को आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। इनमें से आलोचकों के साथ सुमेलित करने हैं। एक तरफ आलोचक है और एक तरफ उनकी लिखी गई ग्रंथ है आलोचनाएं, यानी कि बिहारी सतसई किस आलोचक का ग्रंथ है, किसने लिखी? तो देख लेते हैं, बढ़ते हैं। बिहारी सतसई लिखी पदम सिंह वर्मा ने। बिहारी सतसई के रचनाकार कौन रहे? पदम सिंह वर्मा। देव और बिहारी, ये भी एक तुलनात्मक आलोचनात्मक ग्रंथ है। तो कौन है इनके रचनाकार? देव और बिहारी के रचनाकार, इनके रचनाकार है कृष्ण देव बिहारी। और बिहारी और देव है भगवान दीन, लाला भगवान दीन जी की। और बिहारी रचना किन्होंने लिखी? बिहारी रचना के रचनाकार है विश्वनाथ प्रसाद। तो एक बार और फिर देख लेते हैं। बिहारी सतसई के रचनाकार पदम सिंह वर्मा। ए का हो जाएगा 4, ए का 4 किस में है? फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। देव और बिहारी के
रचनाकार रहे कृष्ण बिहारी, बिहारी के रचनाकार रहे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और बिहारी और देव के रचनाकार रहे लाला भगवान दीन। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित रचनाकारों और उनके नाटकों को सम्मिलित कीजिए। इनमें से रचनाकारों और उनके नाटकों को देखना है किस रचनाकार ने कौन सा नाटक लिखा है, क्योंकि जो इनमें पूछे गए हैं ये महत्वपूर्ण रचनाएं और रचनाकार रहे हैं, इनसे संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो इनको हमें बिल्कुल अगर ये हमारे सामने बार बार आएंगे, हम इन प्रश्नों को बार बार करेंगे तो ये हमें याद भी हो जाएंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहले लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल की जो रचना है वो कौन सी है? लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है राक्षस का मंदिर। उसके बाद जो उदय शंकर भट्ट की रचना है वो है विक्रमादित्य। और श्री चतुरसेन शास्त्री की जो रचना है वो है अमर राठौर। श्री चतुरसेन शास्त्री की एक रचना और महत्वपूर्ण है वैशाली की नगरवधु, वो कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। सेठ गोविंददास। सेठ गोविंददास की जो रचना है वो है, सबसे पहले सेठ गोविंददास की इनमें से बच गई दो रचनाएं, कर्तव्य और शिव साधना। तो इनमें से कर्तव्य जो है सेठ गोविंददास की रचना है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए का 3। तो ए का 3 एक ऑप्शन में ही है। उदय शंकर भट्ट की जो रचना है वो विक्रमादित्य, लक्ष्मी नारायण लाल की राक्षस का मंदिर, श्री चतुरसेन शास्त्री का अमर राठौर, सेठ गोविंददास का कर्तव्य। बार बार आप इनको पढ़ोगे, रिवाइज करोगे तो ये याद हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। विखंडन की अवधारणा का संबंध किस वाद से है? तो आंसर हो जाएगा हमारा संरचनावाद से। वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? तो वृंद सतसई की जो विषय वस्तु रही है हमारी नीति। बढ़ते हैं आगे। चित्राधार किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तेरी मेरी उसकी बात यशपाल की है। ब्रज बोली का प्रयोग कहाँ होता है? ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था। बंगाल की उपबोली है ये ब्रज बोली, ना कि आप ब्रज क्षेत्र की लगाओगे, क्योंकि ब्रज से संबंधित आपको यही लगेगा कि ब्रज क्षेत्र की है, ब्रज क्षेत्र के ना होकर के ये बंगाल की है। इसलिए ये एक तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। भारतेंदु के अनुसार हिंदी की नई चाल में ढली कब ढली, यानी कि हिंदी नई चाल में कब ढली? तो भारतेंदु जी के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा, भाई इसमें ऑप्शन गलत टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो 1876 है इसका सही आंसर, आप देख सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अर्थालंकार कौन सा है? इनमें से अर्थालंकार कौन सा है? तो प्रतिवस्तुमा एक अर्थालंकार है। बढ़ते हैं आगे। रामकथा पर आधारित काव्य कौन सी है? रामकथा पर आधारित इनमें से कौन सी है? भूमिजा जो है रामकथा पर आधारित काव्य है। बढ़ते आगे। छायावाद का पतन किस लेखक की कृति है? छायावाद का पतन जो है वो कृति है देवराज जी की। एक आलोचक हुए हैं। इनमें से कौन सा तार सप्तक का कवि नहीं है? इनमें से ये पूछा हुआ है कौन सा तार सप्तक का कवि नहीं है। तार सप्तक का मतलब इन्होंने बोल रखा है कि जो प्रथम तार सप्तक है उसका कवि नहीं है। तो रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध और भारत भूषण अग्रवाल है। जो ये शमशेर बहादुर जी हैं ये तार सप्तक के नहीं है। ये कौन से तार सप्तक के है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा एक पैराग्राफ को पढ़ करके आप उसके आंसर लगा सकते हो, क्योंकि वीडियो अगर पैराग्राफ को पढ़कर समझ कर हम आंसर लगाएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप खुद से कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लेकर के आप 2-3 ही क्वेश्चन है इसके अंतर्गत, आप खुद स्वयं प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसी तरह हमारी पिछले सालों के प्रश्न पत्रों सहित हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर नए
सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी तैयारी टीजीटी पीजीटी हिंदी, EMRS, DSSB और NTA नेट की तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए हम अपनी क्लासेस को इसी तरह करते हुए चलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।